नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आपका सिविल इंजीनियरिंग कोच। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूं, जहां पे सिविल इंजीनियरिंग के जॉब्स और जो एवेन्यूज़ है, अलग अलग टाइप के जो एवेन्यूज़ है, वो किस तरीके से आप ले सकते हैं, आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन एक बहुत ही बड़ा प्रेजेंटेशन है, मैं उसको कट शॉर्ट कर देता हूं आपके लिए, और बहुत ही डिटेल में उसका फ़ायदा आपके पास पहुंच जाएगा। तो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। द ग्लिम्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि इंडिया का जो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ देखने का, इंडिया के अंदर जो भी इंजीनियरिंग की ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग को सबसे नीचे दिखाया जाता है, सबसे कम वाला दिखाया जाता है। ऐसा चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो बेस है। मदर इंजीनियरिंग जो बोलते हैं, सबसे पहला जो इंजीनियरिंग का जो चीज़ चालू हो गया, वो सिविल इंजीनियरिंग चालू हो गया है। तो सबसे पहले जाते हैं कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो चाइना से बीट हो रही है 2027 में। और इंडिया और चाइना, ये दोनों की पॉपुलेशन आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 36 to 37% के अंदर आ जाएगा ये चीज़। उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा। ये स्लाइड है और ये वेबसाइट है जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन कंट्री के हिसाब से वो रजिस्टर करती है। तो ये इंडियन पॉपुलेशन जो है, आप देखेंगे कि एवरी पर्टिकुलर 1 या 2 सेकंड के अंदर एक्चुअली एक आदमी का जन्म हो रहा है। इट इज़ नॉट ओनली द बर्थ कैलकुलेशन, इट इज़ बर्थ माइनस द डेथ कैलकुलेशन। ओके, जो जहाँ पे भी किसी को अगर सपोज किसी के घर में जब बच्चा पैदा हो गया, तो वो एक्चुअली रजिस्टर अब उस म्यूनसिपैलिटी में रजिस्ट्री करता है, और जो सेंट्रलाइज डाटा गवर्नमेंट के पास जाता है, जो इस वेबसाइट के ऊपर दिखाया जाता है। और डेथ सर्टिफिकेट के बाद भी वो डाटा एक्यूमुलेट, यानी प्लस एंड माइनस करके वो फाइनल कितना डाटा है इंडिया की आज की इस सेकंड की पॉपुलेशन कितनी है, वो यहाँ पे दिखाई देती है। ये है पॉपुलेशन ग्राफ एक्चुअली, जहाँ पे आप देखेंगे कि एवरी 1 सेकंड में या 2 सेकंड में कोई भी आदमी जन्म ले रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो 137 करोड़ ये आज की पॉपुलेशन, यानी इतनी सारी पॉपुलेशन आज इस पर्टिकुलर मोमेंट की है। नीचे की तरफ जाएंगे तो ये इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। यानी आप देखेंगे कि 1980 या 1987 वगैरह इस रेंज में सबसे टॉप लेवल पे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही थी। देखो, हर एक कोई बंदा जब जन्म लेता है, उसको चाहिए मोबाइल फ़ोन, उसको चाहिए लैपटॉप, उसको चाहिए सारी फैसिलिटीज़, घर भी चाहिए उसको, सारे रोड्स की, बाकी की इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ तो चाहिए ही रहती है। तो आप देखेंगे कि भारत में, अपने देश में, ये जो अभी रिसेशन ये वो सब बोल रहा है, ये मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक आदमी के पास, अगर आपके कॉलेज के अंदर जो भी 60-70 या कितने भी लोग रहेंगे आपके क्लास में, हर एक को 60 फ्लैट्स की जरूरत तो आज की डेट पे ही है। आप देखेंगे कि सिविल इंजीनियर्स के पास ही खुद के घर नहीं है। हाँ, आपका पेरेंट्स का घर है जो आपका नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि आपका खुद का घर आपके नाम पे के ऊपर है, तो ही आपका वो घर है। अब उस हिसाब से देखेंगे कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी है। लेट्स बी रियल, पहले जनरेशंस के अंदर एक्चुअली कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली जिसको बोलते थे, वो रहती थी। लेकिन अभी काफ़ी सारी जगह पे न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर कंपैरेटिवली क्वाइट मोर। सो डेफिनेटली एक्चुअली हाउसिंग सेक्टर में या काफ़ी सारे सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट थिंग इज, नैस्कॉम का सर्वे 2011 में जो किया था कि 17% of the engineering graduates actually in the country are only these many out of 100 people, 100 जो इंजीनियर्स है उसमें से 17 इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल है। ये सर्वे निकाला था 2011 में। उसके बाद में भी काफ़ी सारे सर्वे निकले थे, लेकिन आंकड़ा कुछ कम नहीं हुआ, और उससे ज़्यादा ही, आई मीन लाइक 2011 के बाद भी सर्वे हुआ है, लेकिन जो परिस्थिति है वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज बेसिकली बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम। इंडस्ट्री यहाँ पे है और टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे है। टेक्निकल एजुकेशन का धंधा बन चुका है, आपको भी मालूम है। आप देख लीजिए, कोई भी स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, या इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो भी है एक्चुअली, बहुत सारे यानी कॉरपोरेट्स या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ बनाए गए हैं, जिसमें विद्या का जो दान होता था बहुत पहले, जो नालंदा तक्षशिला के अंदर एक्चुअली, उसका कई, आई मीन लाइक
उसका 1% भी नहीं बचा हुआ है। आई मीन आप इफ यू गो टू द कॉलेज यू कैन रियली स्मेल दैट काइंड ऑफ थिंग। अनफॉर्चुनेटली इट इज़, बट इट इज़, दैट्स द रियलिटी। ये दूसरा एक सर्वे है कि नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स का, कि 80% ऑफ द मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास आउट फ्रॉम द इंजीनियरिंग schools or the colleges actually in 2015 did not get the competencies required by the industry। यानी ये क्या है कि 80%, ये नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट बता रहा है, ये कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है, ये काफ़ी अच्छा रिपोर्ट है जिसमें यानी प्रेस्टिजियस रिपोर्ट है। 80% जो स्टूडेंट्स है उसमें से यानी 80% लोग जो है उनको यानी कॉम्पिटिटिवनेस ही मालूम नहीं है। जैसे सिविल इंजीनियर है, घर बनाने को नहीं आ रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर के अंदर के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने को नहीं आ रहे, प्रोग्राम लिख रहा है लेकिन प्रोग्रामिंग करना आता नहीं है। तो मैकेनिकल इंजीनियर है लेकिन गाड़ी खोल के उसका कार्बोरेटर ठीक करने को नहीं आता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। उसको फिर मैकेनिकल इंजीनियर को कार्बोरेटर ठीक करने के लिए मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। ये आज की डेट में ये प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान टाइम्स भी ऐसी कुछ चीज़ें बोल रहा है, और ये जो इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है एक्चुअली वो भी काफ़ी सारे 83 कॉलेजेस हैव रिक्वेस्टेड फॉर क्लोजर ऐसे बोल रहा है। इन्होंने काफ़ी सारे जो कॉलेजेस जो बिजनेस बन चुके थे, धंधा बन चुके थे एक्चुअली, वो क्लोज की कगार पे भी है। तो ये एक्चुअली सर्वे के अंदर आ रहा है। तो अच्छे कॉलेजेस के पास ही, अगर आपको सच में अगर एडमिशन लेना है तो अच्छे कॉलेजेस के पास ही जाइए जहाँ पे आपका करियर अच्छी तरीके से बन सकता है। या अगर सपोज खुदा न खास्ता आपको अगर लोअर ग्रेड के अंदर, अगर कैटेगरीज के अंदर आपका कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हुआ है और आप अभी पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका स्किल डेवलपमेंट आप बीटेक होने से पहले ही आपके पास रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो 4-5 साल ऐसे ही फुर करके निकल जाएंगे। ठीक है। इंडिया नीड्स स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स फॉर बूमिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये बहुत ही बड़ा रिपोर्ट बनाया गया है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये बहुत ही बड़ी लार्जेस्ट एम्प्लॉय जनरेट करने की इंडस्ट्री बनेगी 2022 तक। ये रिपोर्ट एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस ने बनाया था काफ़ी सारे जर्नल्स के बाद, यानी रिव्यूज़ के बाद या सर्वेज के बाद। लेकिन आज की डेट में भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट निकलता है सपोज 100-200 करोड़ का, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे हो जाती है। तो ये सिविल इंजीनियर का यानी वो जो पैसा आता है वो एक ही आदमी के पास नहीं रहता है। सपोज मान लीजिए कि मैं एक 20 माले का बिल्डिंग मुझे करना है, तो सीमेंट खरीदना पड़ेगा। तो सीमेंट इज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश इंडस्ट्री। तो वहाँ पे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग हैं उनको वो सैलरीज, उनको बेनिफिट हो जाता है। स्टील इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ रहती है, फर्नीचर की इंडस्ट्रीज़ है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में वो पैसा जाता है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसके अंदर पैसा डालेंगे, गवर्नमेंट अगर पैसा दे देती है तो वो परकोलेट बहुत नीचे लेवल, लेबर लेवल तक चला जाता है। अभी देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब देखेंगे कि काफ़ी सारे बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं तो अच्छी स्टैंडर्ड से बनाए नहीं जाते, उन्हें कोई किसी भी ठेकेदार को लिए जाते हैं और उसके बाद में ये हालत हो जाती है। ठीक है। लैक ऑफ द प्रॉपर करस्पॉन्डेंस टू द कोड स्टैंडर्ड्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, रिपेयर्स, रिहेबिलिटेशन, रिट्रोफिटिंग प्रोसीजर्स, इसकी वजह से भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। प्रोजेक्ट रुकते हैं, पैसा अटकता है, आदमी लोग मरते हैं, सब बहुत कुछ होता है। सेफ्टी अगर नहीं है तो फिर भी उधर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती है। तो ये भी कुछ कंस्ट्रक्शन फेल्योर्स अपने को दिखाई देती है। नेक्स्ट इज एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वेस्ट। CND वेस्ट एक बहुत ही बड़ा एवेन्यू है सिविल इंजीनियर्स के पास। सपोज मान लीजिए दिल्ली सिटी है या मुंबई है या बैंगलोर है या कोई भी बड़ी सिटी है, आप देख लेंगे उसको डिमोलिश करके वापस कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए कंस्ट्रक्शन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आज के डेट में घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी लाइफ कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसकी लाइफ अगर आपको लगती है कि 40-50 ईयर्स उतनी लाइफ है, तो 40-50 ईयर के बाद उसको तोड़ना पड़ेगा, वापस दूसरा कोई बिल्डिंग मकान चलेगा। तो 50 साल की अगर कंस्ट्रक्शन लाइफ है, मान लीजिए अगर बैंगलोर सिटी पूरी डिमोलिश करके वापस बनानी है 50 साल में, आज ये एक बिल्डिंग, कल वो परसों के दिन ऐसे करके 50 साल में तो सारी बिल्डिंग टूटेगी और वापस बनाएंगे। तो बिल्डिंग तोड़ने के बाद डालेंगे किधर? वो जो डेब्रीज आता है वो डालेंगे किधर? काफ़ी सारे लेक वैसे भी गए हैं,
लेक के अंदर डेब्रिस डालते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे ब्राइबिंग हो जाता है, ये हो जाता है कि यानी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूम भी रहेगी। तो उसमें कंस्ट्रक्शन जो डिमोलिशन जो सीएनडी वेस्ट है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया है गवर्नमेंट का, ठीक है। यानी किचन का वेस्ट है उसकी तरफ ध्यान अभी अभी गया है कि आप जो ड्राई जो कचरा है वो अलग रखो और वेट जो कचरा है उसको अलग रखो, लेकिन सीएनडी वेस्ट के लिए तो कोई कोई है ही नहीं, कोई लॉ ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो उसकी तरफ भी देखने की बहुत ज़रूरत है। सिविल इंजीनियर्स यानी ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट ही करना है, डिमोलिशन टेक्निक्स उसका रीयूज कैसे करें उसकी तरफ से, यानी कचरे के अंदर से भी आप कुछ क्वालिटी मटेरियल निकाल के यानी रोड्स के अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, और यानी एक प्रकार के देश की सेवा ही बोल सकते हो, क्योंकि ये सारा इतना बड़ा वेस्ट कहाँ पे जाएगा। मुंबई के अंदर भी देखिए, मुंबई है, दिल्ली है, काफ़ी सारी जगह पे बहुत ही बड़ा ये कचरा कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो कचरा है वो निकलता है, वो कहाँ पे डालेंगे, वो बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में। जियो टेक्निकल स्टडीज ये बैंगलोर सिटीज़ सॉरी ये सूरत सिटीज़ में हम लोगों ने देखा है एक्चुअली, जो बहुत बड़ी बाढ़ आई थी उसकी वजह से ये 4 माले की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और नीचे की उसकी ज़मीन ही पूरी आई मीन पानी की बहाव की वजह से उससे अंदर के नीचे से खिसक गई। तो क्या करेंगे, 4 माले की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, उसके ऊपर भी 4-5 माले का कंस्ट्रक्शन और भी करना है, क्या करेंगे अभी ऐसे सिचुएशन में। तो जो भी डेवलपर बिल्डर है उसको तो सुसाइडल सिचुएशन पे ही रहेगा। लेकिन अगर सपोज नदी के इतने नज़दीक भैया अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने हैं, अगर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जैसे रिटेनिंग वॉल है या जो भी आपका पाइल फाउंडेशन है ऐसे कुछ अगर किए रहते थे तो ये प्रॉब्लम्स आती नहीं थी। तो जो रिस्क मैनेजमेंट जो चीज़ है, जो अगर अनफॉर्चुनेटली सिविल इंजीनियर देखता नहीं है जो देखना चाहिए, ठीक है। दूसरा और एक चीज़ है कि ये वाटर मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्स और इंजीनियरिंग जो है, इसके अंदर ये स्लाइड के अंदर आप देखेंगे कि ऊपरी तरफ आप देखेंगे कोई भी इंडिया का कोई भी जगह एक्सेप्ट कर्नाटका एंड सम प्लेस ऑफ द राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, वो छोड़ के कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि जो अर्थक्वेक के जोन में या सुनामी के अंदर चपेटों में या फ्लड के अंदर ऐसा हुआ नहीं है। काफ़ी जगह पे एक्चुअली बाढ़ आ चुकी है। बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए या उत्तराखंड में देखिए, गुजरात में भी काफ़ी सारे टर्नाडोज आए हुए हैं, महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए कुछ महीने पहले एक्चुअली वो सब कुछ हुआ है, केरला में तो हर साल आ ही रही है। सो टू स्टॉप ऑल दिस एक्चुअली द प्रपोज्ड एरिया टू स्टॉप पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ एंड डिफॉरेस्टेशन, ये इतना सारा एरिया एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए एक्चुअली एक्टिविस्ट काफ़ी काम कर रहे हैं उसमें। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे ये सारा ये जो एरिया है वो मिलियंस ऑफ हेक्टर एरिया है जो बाढ़ के चपेटों में आया हुआ है। उत्तराखंड में देखिए या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, काफ़ी सारे जगह पे ये मिलियंस ऑफ हेक्टर एरिया बाढ़ की चपेट में। ये उत्तराखंड और उस तरफ एक्चुअली झारखंड देखिए, या आप देख लीजिए इधर वेस्ट बंगाल की तरफ एक्चुअली जहाँ पे गंगा रिवर ब्रह्मपुत्रा का जो संगम है उधर भी काफ़ी जगह पे एक्चुअली वो बाढ़ के चपेटों में आया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे कि काफ़ी सारे टू मच ऑफ वाटर एक्चुअली यू कैन सी दैट कि काफ़ी सारी जगह पे बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है, नहीं तो पानी नहीं है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे आती है, अनफॉर्चुनेटली ये आती है इरिगेशन इंजीनियरिंग में। इरिगेशन इंजीनियरिंग में काफ़ी यानी खाबूगिरी चल रही है, पैसा खाओ पैसा खाओ। इतना पैसा भैया डकार कहाँ पे मारोगे, इतना पैसा खाते हैं लोग बाय गॉड एक्चुअली, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है। वाटर इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स, देखिए आपके बॉडी में अगर सपोज ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, सपोज मान लीजिए माइल्ड हार्ट अटैक आ गया, तो डॉक्टर ये बोलता है कि ये चीज़ करो ये चीज़ मत करो, क्योंकि वापस आ सकता है। सिविल इंजीनियरिंग भाषा में उसको बोलते हैं रिटर्न पीरियड, ठीक है। एक बार हुआ वापस आ सकता है, कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। लेकिन ये बाढ़ के अंदर या पूरा पानी है ही नहीं है एक्चुअली, उस चीज़ के अंदर कुछ काम हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे भी कुछ सारे रिसर्चेस अनफॉर्चुनेटली अपने को करने चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ पकड़ में आ जाएंगे, और उसकी वजह से जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, 7,000 करोड़ रुपए खाली कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 7,000 करोड़ रुपए यानी गया बाढ़ के अंदर, खाली कर्नाटका में 7,000 करोड़
आप देख लीजिए, केरला देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, या यूपी बिहार देख लीजिए, कितना पैसा वेस्ट हो रहा है। थोड़ा सा अगर कंसल्टेंसी कुछ ये काम कर देते हैं, उसके अंदर कुछ रिसर्च कर देते हैं, तो कितना सारा पैसा बचेगा अपने कंट्री का। वो भी एक चीज़ एवेन्यूज़ के अंदर आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हर टाइम पे कोई भी बाढ़ आती है तो सेंट्रल कितना पैसा दे रहा है और स्टेट कितना पैसा दे रहा है, इसी के ऊपर एक्चुअली पूरी मीडिया काम करती है। लेकिन रिसर्च बहुत जानना जरूरी है कि रिसर्च के अंदर आपको क्या क्या चीज़ आपको, देखिए मेरा घर बहे नहीं, उसके लिए उस पर्टिकुलर घर के आजू बाजू भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। फाउंडेशन के अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती है। क्योंकि जब भी पानी जाता है, जमीन लेके जाता है, पानी ऐसे बहता नहीं है, जमीन का जो स्टिल्ट बोलते हैं, स्टिल्ट कंटेंट बोलते हैं, वो लेके जाता है। उसको स्टॉप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो आप काम कर सकते हो उसमें, ठीक है। उसको डिजास्टर, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो ये पहले वाला ये चीज़ आप स्लाइड देख लीजिए, जहाँ पे काफ़ी सारा पानी है, यहाँ पे स्लाइड देख लीजिए पानी ही नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर आप देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली 19.33% एक्चुअली जस्ट 10 कंट्रीज अकाउंट फॉर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस ऑफ द क्लीन वाटर। क्लीन वाटर यहाँ पे है नहीं, बहुत सारी जगह पे एक्चुअली पानी नहीं है, क्लीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग नेक्स्ट टॉपिक है, जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने, आप जब भी ड्राइव कर रहे होंगे वहाँ पे भी आपने देखा रहेगा, बहुत ही ट्रैफिक जाम है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर बढ़ेगा, प्रेशर आएगा। लेकिन जो बढ़ती हुई जो आबादी है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए सोचा ही नहीं है कि अगले 5 साल में कितना पॉपुलेशन होगा। आज इतनी ग्रोथ है, 5 साल पहले इतनी ग्रोथ थी। 5 साल के जब भी कोई पुल बनता है या ब्रिज बनता है या मेट्रो बनती है, 5-7 साल लग ही जाते हैं भैया। आज चालू करेंगे तो पॉपुलेशन आज की देखनी है, 5-10 साल की बाद की देखनी है, बाद की देखनी। उसके साथ मेट्रो, अभी बेंगलोर मेट्रो में हो गया, दिल्ली मेट्रो देखे, इट इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, इट इज टू लेट टू गेट इट कंस्ट्रक्टेड। दिल्ली मेट्रो, बॉम्बे मेट्रो, जो भी है मेट्रोज आप देख लीजिए, रोड के ऊपर की ट्रैफिक कम नहीं हुई है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो आबादी के हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं तो फिर अपने देश के लिए बहुत ही बड़ा कर्स माना जाएगा, एक शाप, अभिशाप माना जाएगा। नहीं तो ये एक स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी, बहुत बड़ी वीकनेस मानी जाएगी, और आज की डेट में तो वो है ही है अनफॉर्चुनेटली। अगर उसके ऊपर काम नहीं करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो वो होगी ही। ट्रैफिक कंजेशन की वजह से एक बच्चा 10 में से अस्थमा का शिकार बन रहा है, हार्ट डिसीजेस बढ़ रहे हैं, खाली ट्रैफिक की वजह से। काफ़ी सारे पोल्यूशन के पैरामीटर्स, नॉइस पोल्यूशन देख लीजिए, काफ़ी सारे ट्रैफिक इंसिडेंसेस, बैड वेदर के पैरामीटर्स दिल्ली में देख लीजिए। दिल्ली इज़ नंबर 1 कैपिटल, बेंगलोर इज़ नंबर 2 सिटी अक्रॉस इंडिया। अब देख लीजिए कहाँ, यानी किस कदार पे हम लोग जा रहे हैं। नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, भैया गाड़ी खरीद रहे, जगह किधर है गाड़ी रखने की रोड पे, ऐसी सिचुएशन आ रही है। जो पीक आवर्स में तो एटलीस्ट वो सिचुएशन तो है ही। अनदर थिंग इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये भी सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, सारे सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है। अगर आप जो भी ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उसको हटाएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑल्सो आप देखेंगे कि जो नॉर्मल वेस्ट है, प्लास्टिक, एक्चुअली रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ जो निकाला है कि जो फर्स्ट यूज का जो प्लास्टिक है उसको बैन कर देंगे। इट इज टू लेट नाउ। बैन करने से वो काफी नहीं होगा, आपको देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी बिखर चुका है और क्या क्या कर चुका है, ठीक है। अनदर थिंग देख ही लीजिए, पोल्यूशन कैपिटल दिल्ली इज कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, बट इट इज ऑल्सो द पोल्यूशन कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हर एवरी ईयर, हर साल ये प्रॉब्लम आता है दिल्ली को। जब भी अब ठंडी का सीजन रहता है उसके पहले एक्चुअली कुछ दिखता ही नहीं है रोड पे। पोल्यूशन इतनी लेवल पे गया है कि बच्चों को स्कूल पे नहीं भेज रहे। तो ये जो एयर पोल्यूशन का जो सब्जेक्ट है, वो एनवायरमेंटल का सब्जेक्ट है, वो भैया कौन सी ब्रांच का है, सिविल का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली डोमेन जो लीडर्स है इंडिया के अंदर, जो डोमेन लीडर्स, जो स्टील के अंदर आप देख लीजिए किर्बी है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप देख लीजिए HSBC, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारे बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर है।
सिविल कंसल्टेंट्स के अंदर आप देख लीजिए, L&T है, मॉर्ट मैकडोनाल्ड है, रैम्बॉल है, TT है और WS एटकिंस है। काफ़ी सारे बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। इंडिया का फुटप्रिंट ही नहीं है, काफ़ी 2-4 लोग छोड़ के एक्चुअली इन भारत के जो कंसल्टेंट है, भारत के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको चांस ही नहीं मिल रहा है। रेमेडीज फॉर प्रिवेलिंग दिस काइंड ऑफ सीनरियो, अभी ये हो गए सारे प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करें। अभी बहुत सारे लोग आपको आप वही पूछ रहे हैं, भैया हम लोगों को प्रॉब्लम मालूम है, सोल्यूशन बताओ। तो आ रहे सोल्यूशन की तरफ से। पहला चीज़ जो है, मेक योर सेल्फ अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये पहले दिमाग में डाल दो कि मैं प्रॉब्लम नहीं हूँ, मैं सोल्यूशन हूँ। ठीक है, मैं आज से अभी से जो भी कुछ एक्टिविटीज़ करूँगा, जो भी कुछ मैं पढ़ूंगा, जो भी कुछ थॉट प्रोसेस के अंदर भी करूँगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। आई विल बी द सोल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर इतना भी आप करते हो ना, आप आगे बढ़ सकते हो उसमें। ठीक है, बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये भी एक मेरे एक्चुअली काफ़ी फेवरेट ऑथर्स है, स्टीफन कैवी। उन्होंने भी ये बताया कि बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप सोल्यूशन के पार्ट नहीं बनते हो तो आप प्रॉब्लम के पार्ट बन ही जाते हो। सपोज आपको जॉब नहीं मिलेगा तो आप चोरी डकैती इसकी तरफ गलत तरीके से आप कुछ ना कुछ करने की, आई मीन इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी। ठीक है, अगर सपोज ये नेचुरल टेंडेंसी है, आप और हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सपोज अच्छाई की तरफ आप थॉट प्रोसेस की नज़रिए से नहीं देखोगे तो फिर वो बनेगी नहीं बात। आपको राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, वो आपकी मर्जी है। सॉल्यूशन की तरफ जाना है या प्रॉब्लम की तरफ जाना है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अपने आप को अपग्रेड करो। सॉल्यूशन ये है कि अपने आप की तरक्की करो। सॉल्यूशन ये है कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सीखो। सॉल्यूशन ये है कि इंडस्ट्री में जो भी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ है, जो भी अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है, जो भी अपग्रेडेड टेक्निक्स है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसकी तरफ देखो। प्रॉब्लम यानी उसकी तरफ आप झाँको ही मत। जब भी अगर सपोज मान लीजिए अगर आपने एक भी गलत काम किया और आपका पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस रिकॉर्ड में आ गया, तो मान लीजिए आपका गवर्नमेंट जॉब तो गया। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब गया, फिर MNCs का जॉब गया, वीज़ा पासपोर्ट गया, काफ़ी सारी चीज़ों में आप फंस जाओगे, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर एक्चुअली काफ़ी सारे, मैंने देखा था कुछ महीनों पहले आर्टिकल, एक जगह पे एक बहुत बड़े 8-10 सिविल इंजीनियर लोग बैठे थे एक्चुअली, और उन्होंने कोई जॉब नहीं मिल रहा तो क्या करे, उन्होंने गैंग बनाई। गैंग कैसे बनाई भैया? गाड़ी चुराने की। हाँ भैया, गाड़ी चोर करने के लिए भी स्किल सेट लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका वो डायरेक्शन में कदम न बढ़े, क्योंकि एक बार बढ़ गया तो आप स्टॉप नहीं कर सकते उसको। वो बहुत ही आपकी लाइफ बहुत दर्दनाक हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ राइट टर्न, यू आर टेकिंग द रॉन्ग टर्न। डोंट डू दैट। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? एक्चुअली ये तो सब पता चल गया, मुझे राइट टर्न लेना है, मुझे अच्छी जगह पे जाना है, मेरे को कुछ करना है, क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट? सबसे पहले अवेयरनेस। इट इज अ बेस्ट एजेंट फॉर चेंज। ओके, कि अवेयरनेस क्या है? पहले अपने आप को अवेयर करो कि भैया मेरे को इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, मुझे करना क्या है, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट तो सीख लिया, मैथ सीख लिया, मैंने साइंस सीख लिया, मैंने सॉम, टॉस, जियो टेक्निकल, सारे सब्जेक्ट सीख लिए, लेकिन मुझे सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है, कौन से क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूँ। पैसे की तरफ मत देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसकी तरफ आप जाएंगे, आप मुड़ेंगे, एक्चुअली आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको जॉब में मिलेगा, आपको तरक्की भी होगी। अनदर थिंग, जो आप चेंज देखना चाहते हो वो पहले आप बनो। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया मैं तो सिविल इंजीनियर, मेरे को जॉब दे दो, मेरे को बाकी का सुनने का ही नहीं है, मेरे को जॉब दे दो। भैया तुमको सॉफ्टवेयर आता है? नहीं आता है। मेरे को, आपको ये कोड आता है? नहीं आता है। आपको ये मालूम है? ये नहीं मालूम है। मेरे को जॉब चाहिए। इधर उधर 15 जगह पे जाएंगे, लेकिन जॉब मिलेगा तो नहीं पक्का, क्योंकि आपके पास वो स्किल सेट्स अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो जॉब तो काफ़ी जगह पे अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप कुछ चेंज देखना चाहते हो तो अपने आप को पहले चेंज करना सीखो। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले अपने आप को अंदर झांक के देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ,
और उसमें कुछ बुराई नहीं है, मेरे को अंग्रेजी सीखनी है, मेरे को ये सीखना है, कुछ बुराई नहीं है, कोई एज ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मैं सीख नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो एज ए कंपनी ऑल्सो आई टेल यू, ये हमारा वेबसाइट है e-construct.in, उसमें आप ये सपोर्ट के अंदर आप जाएंगे, आप टिकट भेज सकते हो, सपोर्ट टिकट, यानी आप आपके पास जो भी क्वेरी है आप हम लोगों को पूछ सकते हो। चैट भी अवेलेबल है, चैट के ऊपर भी पूछ सकते हो। इस सपोर्ट के अंदर एक्चुअली हर एक हायरार्कीज के अंदर ये जाता है, वो सपोर्ट टिकट्स आ जाता है हमारे पास, हम लोग आपको सहयोग करते हैं। दूसरा ये है कि वेंसडे के अंदर हम लोग एक वीडियो दे देते हैं आपको, एक वेबिनार दे देते हैं, जैसे आज आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो ये वेबिनार के जरिए भी आपको जस्ट आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। आपके जो भी सिविल इंजीनियर है सारे लोगों को आज ही व्हाट्सअप करके बता दीजिए ये चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करो। कुछ ना कुछ उसका अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। सच में हम लोग जो कंटेंट डाला है ना वो शायद ही किसी के पास रहेगा। ठीक है, तो ये सिविल इंजीनियरिंग का जो ग्रुप है, हम लोगों ने जो इंजीनियरिंग का जो ग्रुप है उसके अंदर ये बनाया कि आपको अगर सपोज डिजाइनिंग की तरफ जाना है, एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है, तो जहाँ पे भी आपको जाना है कि क्या क्या स्किल सेट्स लेंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर लेंगे, उसका बहुत ही क्रिस्पी वे में एकदम, यानी आप उसको पकड़ सकते हो, आप उसको ले सकते हो, उस वे में बताया गया है। आप बोलेंगे अब बहुत हो गया, व्हाट आई कैन डू, अभी मैं क्या करूं, ऐसे आप बोलेंगे कि अभी मेरे को सब समझ में आ गया, अभी मेरे को क्या करना है। सबसे पहले एक एटीट्यूड चेंज करना, यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एटीट्यूड जो है ना वो आपको ड्राइविंग फोर्स है। आपका एटीट्यूड यानी कि आप काफी सारे लोग देखेंगे एक नजरिया रहता है, मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। एटीट्यूड एक बहुत, इसके ऊपर भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एटीट्यूड चेंजेस में होता क्या है। एटीट्यूड यानी एक कैश क्वाड्रेंट है, जो कुछ एक आध वीडियो में मैंने समझाया था। कैश क्वाड्रेंट, KASH, कैश क्वाड्रेंट, CASH वाला, वो कैश वाला नहीं, KASH। नॉलेज के बाद आता है स्किल्स, स्किल्स के बाद आता है हैबिट, हैबिट के बाद आता है एटीट्यूड। नॉलेज यानी क्या है, जैसे मैंने कुछ जगह पे कुछ वीडियोस में मैंने ड्राइविंग का एग्जांपल दिया कि आपको मालूम है कि किस तरीके से ड्राइविंग आप चलाते हैं। इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी आती है। मैं वापस रिपीट करूंगा, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। आपको मालूम है कि ड्राइविंग कैसे करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है आपको ड्राइविंग चलानी आती है। एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल। ठीक है, नॉलेज के साथ अगर स्किल नहीं है तो नॉलेज इवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है। जैसे M1 गया, M2 गया, M3 गया ना। आज अगर M3 का पेपर आपके सामने रखूंगा, 1 मार्क भी नहीं मिलेगा, कसम से, मुझे भी नहीं मिलेगा, कसम से, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। क्योंकि क्या, वो नॉलेज जो है वो स्किल में आया नहीं, यूज ही नहीं कर रहे हैं, इवेपोरेट हो गया। जो नॉलेज है स्किल्स के अंदर पनपा ही नहीं, गया ही नहीं, ये पनपने की चीज है। कैसे पनपता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज हैबिट्स। अगर सपोज मुझे ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, चेंज हो, ये सब कुछ हो गया, सब कुछ मेरे जेब में है, यानी काफ़ी सारे चीज़ मेरे को पता चल गई, मेरे को ड्राइविंग चलाना आया भी, लेकिन मैंने ड्राइविंग चलाई नहीं। 10 साल तक मान लीजिए मैंने ड्राइविंग की ही नहीं। 10 साल के बाद मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ पाऊंगा? अरे नहीं यार, मैंने 10 साल हाथ ही नहीं लगाया उसको। तो आपको नॉलेज है, आपके पास स्किल था, लेकिन हैबिट न होने से दोनों इवेपोरेट हो गया, निकल गया। ठीक है, वो एक हैबिट क्वाड्रेंट। हैबिट के बाद आता है एटीट्यूड कि मैं ड्राइवर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। एटीट्यूड बहुत सारी जगह पे हम लोग कई सारे कॉलेजेस में गए, 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए फी देते हैं साल भर की। ऐसे कॉलेजेस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, ऐसे कॉलेजेस में गए, डायरेक्टली एटीट्यूड सिंह निकल के आया। डायरेक्टली एटीट्यूड कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। भैया तुमको नॉलेज नहीं है, तुमको स्किल नहीं है, तुम्हारे पास एक्चुअली काफ़ी सारे अच्छे हैबिट्स नहीं है, यानी जो आप कुछ काम कर रहे हो, आपको नॉलेज जो है वो आप कर रहे हो क्या? नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली एटीट्यूड। यानी इतने छोटे प्रोजेक्ट के लिए मैं नहीं आता हूँ, जाओ, मेरे को तो एकदम 50 माले का बिल्डिंग चाहिए, उसका ही मैं प्रोजेक्ट मैनेज करूंगा। भैया तुमको विला डिजाइन करने का मालूम नहीं है, विला कंस्ट्रक्शन करने का मालूम नहीं है। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, 1 मीटर क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, उसमें भैया पानी कितना मिक्स करे वो भी नॉलेज नहीं है, और डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे दिखेगा? समझ में आया?
यानी कोई भी सड़क छाक बंदा है उसको प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दे दिया, ऐसा हो जाएगा वो सजेगा नहीं उसके ऊपर। समझ में आया ना? तो ये जो चीज़ है, एटीट्यूड जो है ना, वो शोभा देता है उसी आदमी के पास जिसके पास ये बाकी के 3 पिलर्स हैं। ठीक है? तो नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। हम लोग हमारे ऑफिस में जो भी लोग आते हैं, एडमिशन लेते हैं, सीखने के लिए आते हैं, ये चारों क्वाड्रेंट ऐसे भर भर के भेज देते हैं, भैया डायनामाइट बन जाता है। जहाँ पे भी जाता है आदमी काम करके आ जाता है। डायरेक्टली एटीट्यूड नहीं, नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ, हैबिट के साथ। फिर बाद में एटीट्यूड दिखाता ही है, मेरे को इतनी सैलरी चाहिए तब भी मैं आऊँगा, और वो शोभा देती है। ठीक है? ये दलाई लामा इन्होंने भी बहुत अच्छा बताया, आवर प्राइम पर्पज ऑफ लाइफ इज टू हेल्प अदर्स। बहुत सारी जगह पे है सिविल इंजीनियर, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन चुका हूँ, सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। मैं तुमको क्यों सिखाऊं, मैंने भी बहुत सारे पापड़ बेले, तुम भी पेड़ो। तो ये हेल्पिंग एटीट्यूड है ही नहीं, एक दूसरे को हेल्प करने का एटीट्यूड नहीं है जो करनी चाहिए। आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट, ये इंस्टिंक्ट होना चाहिए। इंस्टिंक्ट। अगर ये मेरे को नहीं मिला, कैसा नहीं मिलता है, ये शब्द ही मालूम नहीं है, मिलना है, झपक पड़ना है, इंस्टिंक्टनेस चाहिए। ये कुछ जो स्वभाव के अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स है, वो अगर आपके पास है ना, यू विल बी अनस्टॉपेबल। बिलीव मी, आपको कोई रोकने वाला रहेगा नहीं वहां पे। तो अंदर दिमाग में झांक के देखो, आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट डू इट। कैसे नहीं मिलता है? अरे जॉब क्या चीज है, फोड़ के आ जाएंगे। ऐसा इंस्टिंक्ट वाला एटीट्यूड होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 100 लाख करोड़ का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है खाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। कैसे आया मैं बता देता हूँ। जो ये पुल है, एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा पुल है जो चाइना में बन चुका है। तो सिविल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग ब्रांचेस। वी आर द जॉब क्रिएटर्स, नॉट द जॉब सीकर्स। हम लोग जॉब्स तैयार करते हैं, सीख नहीं करते, ढूंढने के लिए जाते नहीं। तो ये जो चीज है उसको पहले देख लो, समझ लो। सिविल इंजीनियरिंग का कर्व कैसा है, नेचर कैसा है। आप जॉब क्रिएट कर सकते हो, सीकर नहीं, डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी जा सकते हो। उसके लिए क्या क्या लगता है वो भी हम लोग जनरली आपको दे देते हैं। ठीक है? तो सिविल इंजीनियरिंग मदर ब्रांच, सबसे पहली ब्रांच है ये। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस वो सब बाद में आया है। इलेक्ट्रिसिटी, पहले आदमी बंदर से इंसान कब बना? घर के अंदर, इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग में जाके उसके अंदर फिर क्लॉजेस से वो निकाल के कैसे बनाना है, कैसे करना है, कोड्स बनेंगे, इंजीनियरिंग लाइन बन चुका है। सिविल 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 बोलते हैं। सिविल क्या है भैया? एक होता है मिलिटेंट्स का लाइफ, ये इसका लाइफ, बाकी के सारे सिविलियंस होते हैं। जो भी इंजीनियरिंग लगता है ना उसको बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग। खाली बिल्डिंग बनाने का काम सिविल इंजीनियरिंग नहीं है। सारे जो सिविलियंस है ना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नाम सिविल इंजीनियरिंग है। ध्यान में रख देना भैया। अभी आप बोलेंगे आई नो नथिंग, आई डू नॉट हैव मनी, हाउ कैन आई क्रिएट जॉब्स? न मेरे पास कुछ है, न मेरे पास कुछ पैसा है, अब मैं जॉब कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? कहाँ पे मेरे को ऊपर चढ़ा रहे हो भैया? ऐसे भी आप पूछ सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो ये स्लाइड दिमाग में डाल दीजिए। When everything feels like an uphill struggle, just think of the view from the top. यानी एक मैक्रो लेवल पे आपको देखना है, टॉप लेवल पे आपको देखना है कि ये प्रॉब्लम को मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। माइक्रो लेवल पे उलझना नहीं है। यानी आप टेरेस पे जाइए रात के टाइम पे, आसमान की तरफ आप तारे देख लीजिए, मेरे को क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ऊपर वाला जो है ना आपके अंदर चेतना की, इसमें से आपको पता चलेगा कि करना क्या है, और उसको इग्नोर नहीं करना। वो उसका संदेश है, उसको इग्नोर नहीं करना है। समझ में आया?
तो ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास, मैं फिर जॉब कैसे क्रिएट करूँ, और मेरे को जो जॉब चाहिए और ना मेरे पास कुछ है। आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं, आपके पास बहुत कुछ है, और जो भी कुछ है ना वो आपको चेतना देगा कि ये है, चलो आगे। समझे? ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके अंदर होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज ऑफ नायगरा फॉल्स है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। पूरा नायगरा फॉल्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कितने सारे लोगों के पास घर नहीं है। अरे जॉब ही नहीं तो घर कैसे पैदा करेंगे भैया? समझ में आ रहा है? तो घर चाहिए कि नहीं चाहिए? सच में अंदर जाके देखो, मेरे को घर नहीं चाहिए, मेरे बाप का घर है मेरा ही। अरे भैया, आप न्यूक्लियर फैमिलीज का वर्ल्ड है ये, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। आपकी भी शादी हो जाएगी कुछ साल के बाद तो घर तो लगेगा। तो ये सारी चीज़ों आपको देखना है कि सारे जो इतने सारे इंजीनियर्स लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, तो घर तो चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उसको मीट कैसे करें अपॉर्चुनिटीज को? जो जैसे धीरू भाई अंबानी ने फोन निकाला था, एकदम कम पैसे में निकाला था, वैसे ही सिविल इंजीनियर्स के अंदर ऐसे रिवोल्यूशनरी चेंजेस होने चाहिए कि एकदम अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग, कि आप अफोर्ड कर सकते हो, आप कितना पैसा दे सकते हो उस हिसाब से अवेलेबिलिटी है। तो ये जो बोलता हूँ मैं एक्चुअली, दिस इज नायगरा, नॉट ओनली इन हाउसिंग सेक्टर, काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर ये नायगरा फॉल्स है। कंस्ट्रक्शन के अंदर देखा हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, एनवायरमेंटल के अंदर, काफ़ी सारे जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ का नायगरा फॉल्स लग चुका है कि इसके अंदर से आप किस तरीके से आपका काम करेंगे। तो ये है यूएसपी। क्या है? 100 लाख करोड़, 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, कितना कमाएंगे आप? इसको एलोकेट किया गया है रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगले 5 सालों में। ये खाली अर्बन सेक्टर्स में नहीं है, रूरल सेक्टर्स में भी है। रोड्स के ये जो विलेज रोड्स है उसके अंदर, या आप देखेंगे कि हाईवेज के अंदर, या आप देखेंगे कि पहले पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ये सारे इतने सारे फंड्स एलोकेट किए हुए हैं। ऑलरेडी इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? तो इतने सारे फंड्स अगर आ रहे हैं सिविल इंजीनियर्स के अंदर और जॉब नहीं है, कमाल की बात है भैया। नायगरा फॉल है ये। और ये कोई ऐसे झूठ, देखो कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसे उटपटांग बात नहीं करता है, उसको जेन्युइनली एलोकेट करने पड़ते हैं फंड्स। एंड एज आई नो एक्चुअली द करंट मिनिस्ट्री इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस। वो करके रहेगी, इससे ज़्यादा लगेंगे तो ज़्यादा भी करेगी। एंड बिलीव मी, ये होगा। और उसके अंदर आपका लाइफ कैसे रहेगा, उसके लिए आपको क्या क्या स्किल सेट चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ नायगरा फॉल्स जो सिविल इंजीनियरिंग में है, उसको देखने के लिए आपके पास जो मैंने बताया कि आप छत के ऊपर आप देख लीजिए, पहले तो आप सोच लीजिए कि आपके पास क्या है। इसको बोलते हैं मैक्रो लेवल, यानी बड़ा नज़रिया। बड़ा नज़रिए से आपको छोटा 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 माइक्रो लेवल का प्रॉब्लम, छोटा सा छोटा जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे। जो टॉप टू बॉटम लेवल के आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो इशू है, वो भी निकलता जाएगा। अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जियो टेक्निकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर रिसोर्स है, टनलिंग है, ब्रिज है, कोस्टल है, एनवायरमेंटल है, सर्विंग है। काफ़ी सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है सिविल इंजीनियर्स के पास। उसको नायगरा फॉल्स जो है, उसको पानी, उधर से पानी लेना कैसे है, वो आपको देखना है। Now, this is the toll gate actually, E-Construct एक्सप्रेस हाईवे। अगर सपोज आप मान लीजिए, देख लीजिए, दो रास्ते हैं आपको पास जाने के A to B पॉइंट तक। जैसा ये रास्ता है, गली का रास्ता, इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, और एक जो है वो एक्सप्रेस हाईवे है। कौन सा रास्ता लेना है वो आपकी नज़र से है। इधर ये रास्ते से जाओगे तो कम से कम 10 साल लगेंगे एस्टैब्लिशमेंट होने के लिए। 10 साल कम से कम, लिख के रखो आज के डेट पे, और 10 साल के बाद वही किताब देख लेना। अगर शॉर्टकट लेते लेते आप अगर अपनी मंजिल को पाना चाहते हो तो कम से कम सिविल इंजीनियर कभी भी किधर भी जाएंगे आप, कम से कम एक्सपीरियंस तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, भैया क्या एक्सपीरियंस है? ठीक है,
एक्सपीरियंस तो आप मार्केट से खरीद नहीं सकते भैया, मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं, यानी सबसे पहले आपको ऐसी जगह पे डाला जाएगा जहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है, और जो भी 8-10 हज़ार 15 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दे देगा, ठीक है। तो उससे आगे आपकी, और वैसे भी जहाँ पे जा रहे हो आप वहाँ पे तो जरूरत है ही नहीं, खड़ा रहना है बस, मेरा कोई आदमी है वहाँ पे, बस मैं कॉल लगाता हूँ तो है, यानी वॉचमैन का ही जॉब हो गया वो तो, सच में करेक्ट है। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने भी यहाँ पे काफी सारे लोग देखे एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियर किए हुए लोग, जहाँ पे बेंगलोर मेट्रो के अंदर काम करने वाले लोग मैंने देखे हैं कि वो बोलते हैं कि सर हम लोग देखते हैं कि कितनी सीमेंट बैग बाहर से अंदर गई है, लिख लेते हैं, और अंदर से बाहर गई है वो भी लिख लेते हैं। अरे भैया ये जॉब आपका नहीं है, उसमें खुश मत रहना, अपने आप को कुराड़ी मारना जैसा है चीज ये, ठीक है। तो ये जो है वो लॉन्ग कट है, कोई चीज कुछ सेंटर्स के ऊपर जाता है, वहां पे 1-2 सॉफ्टवेयर तुक्के से सीखता है, स्टैड प्रो सीख लिया, कैड सीख लिया, रेविट सीख लिया। सॉफ्टवेयर सीखने से काम बनता ना भैया तो बहुत कुछ हो जाता था, खाली सॉफ्टवेयर सीखने, सॉफ्टवेयर तो लगता ही है, सॉफ्टवेयर के साथ बाकी सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये जो है कुछ सेंटर्स के अंदर आप जाते हो, फिर लगता है कि गोल्डन गेट के अंदर आप जाते हो, गेट एग्जाम, ये एग्जाम दो एग्जाम, भैया ऑलरेडी आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उससे कुछ निकालो पहले, ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे शेयर मार्केट में हम लोग बोलते हैं जितना पैसा दिया है भैया गया तो गया, जितना आ रहा है उतना आने दो, और मत डालो उसके अंदर, ये सबसे पहला रूल है, ठीक है। जैसे आपने 4 साल डाल दिए वापस तो आने वाले है नहीं, 8-10 लाख भी डाल दिए उसमें, तो आपके पास आया क्या, जॉब की तरफ से या कुछ रिक्रूटमेंट की तरफ से या कुछ नौकरी या कुछ खाने पीने का, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आना चाहिए, कुछ भी नहीं है। वापस गोल्डन गेट एग्जाम देने के लिए जाओ, गेट एग्जाम भी यू टर्न है, पक्का यू टर्न है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तो है ही। अगर सपोज एमटेक वाले बंदों को 100% जॉब हर एक कॉलेज गारंटी दे देता है तो यू टर्न नहीं है, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ, कोई भी गारंटी नहीं देता 100% कि ये गेट पार करने के बाद मेरे को पक्का जॉब मिलेगा 101%, है ही नहीं वो ज्यादा फंस जाते हैं अंदर, समझ में आया। तो ये चीज गोल्डन गेट एग्जाम है, एमई है, या कुछ एनआईसी क्रेडिट सेंटर है, या कुछ काफी सारे जगह पे आप इधर उधर से इधर घूमते घूमते 2-3 साल ऐसे, एक आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, गोल्डन क्या है, जो भी अगर आप बीटेक के बाद अगर आप निकलते हो, एवरी डे इज अ गोल्डन डे, अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हो तो आप सच में बहुत बड़ी आपकी हानि कर रहे हो, बहुत बड़ी अपनी हानि कर रहे हो। दूसरा है बाम्बू स्ट्रक्चर्स, एक्चुअली इसके अंदर में मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे रिसर्च अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हुआ नहीं है। बाम्बू स्ट्रक्चर्स यानी ये जो सीएनडी वेस्ट ये वो सब बताया मैंने, तो ये जो देखिए ये बाम्बू स्ट्रक्चर्स ये है क्या, ISO 22156 2004 ये बाम्बू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोड है। अनफॉर्चुनेटली ये पर्टिकुलर कोड या ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे इंडिया में बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनते, काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है लेकिन सच में बता रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चर्स अगर विदेशों में बनते हैं तो अपने देश में भी बनने चाहिए। सबसे पहले ये एग्रीकल्चर या इरिगेशन इंडस्ट्री को बूस्ट दे देगा, जीरो कंस्ट्रक्शन वेस्ट करेगा, हाई इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे उसी भी मिल सकती है, सस्टेनेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, सब कुछ अफोर्डेबल, सब कुछ है इसमें। खाली सब लोगों को लगता है कि यार कुछ कोई भी घर तोड़ के आ जाए, उसको क्या है, दीवार भी तोड़ के अंदर आ ही जा रहे हैं, वैसे भी आप थोड़ी ना रोक सकते हो, जिसको घुस के आना है कुछ करने का ही है तो, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से आपको उसके लिए भी कुछ प्रोविजन रख सकते हैं, सेफ्टी स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस रख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे रिसर्चर्स हुए हैं। बाम्बू स्ट्रक्चर यानी जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सिविल इंजीनियर अनफॉर्चुनेटली जा नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, उसके अंदर आप अगर नॉलेज ले लेंगे और उसका कुछ प्रोटोटाइप वो बनाएंगे तो आप अच्छे से बिजनेस भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये ग्रीन बिल्डिंग जो कुछ बाली इंडोनेशिया में बहुत जगह पे एक्चुअली मैं खुद गया हूँ यहाँ पे, तो ये काफ़ी जगह सारे जगह पे एक्चुअली मैंने देखा कि वहाँ पे बाम्बू स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं लोग। देख लीजिए ऐसे कुछ रेस्टोरेंट्स होटल्स भी बाम्बू स्ट्रक्चर्स में बनाए जा सकते हैं और आलीशान भी दिखते हैं, ठीक है। और कुछ
और भी है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये रैली फॉर रिवर्स जो कावेरी कॉलिंग का ये कुछ एक्सपीडिशंस एक्चुअली सदगुरु जी ने चालू किया है। प्लीज़ एवरीबडी, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ एक्सपीडिशन, जो एक चेंज लाना चाहती है, एक अमूलाग्र यानी मूल से चेंज करना चाहती है ये पर्टिकुलर एक्सपीडिशंस। ठीक है, तो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड टू मीट द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। तो ये क्या क्या स्किल सेट्स है, कई सारे सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। देखिए सॉफ्टवेयर स्किल्स भी लगते हैं, एक्सपर्टाइज इन द लाइव प्रोजेक्ट्स भी लगते हैं, फंडामेंटल्स इन द स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग भी लगते हैं, और करस्पॉन्डेंस कोड्स भी आपको आने चाहिए। तो ये शायद पहले भी एक किसी वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन अभी शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ये की स्ट्रक्चर, ये इस पर्टिकुलर स्लाइड को ना आप अच्छे दिमाग में डाल दो। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ये जो चीज़ है ना, सबसे बड़े ये 4 प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, ईटैब, सैप 2000, सेफ, CSI, ब्रिज, RCDC, प्रोकॉन, स्टैट प्रो, ये सॉफ्टवेयर्स आपको आने हैं। फिर इंडियन कोड्स है, इंटरनेशनल कोड्स है। इंडियन कोड्स खाली सीखेंगे फायदा नहीं है, एक चीज़ भी इसमें से आप डिलीट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, इंडियन कोड्स और इंटरनेशनल कोड्स। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कुछ फंडामेंटल्स है, वो भी आपको देखने हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना है। अगर ये चारों चीज़ें यानी सॉफ्टवेयर कोड इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स एंड ये जो वर्किंग ऑन द इंडस्ट्री लाइव प्रोजेक्ट्स का ये जो चीज़ें, ये 4 चीज़ें अगर आ गई तो सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज की टू बिकम स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ये क्या है? अब मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूं आपको। कॉलेज के अंदर खाली स्टैटिक एनालिसिस, लीनियर डायनेमिक एनालिसिस, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस लिया हुआ है, लेकिन उतना ही नहीं है। जब भी आप परफॉर्म एनालिसिस करते हो तो स्टैटिक एनालिसिस के साथ साथ आपको डायनेमिक एनालिसिस आना भी जरूरी है। स्टैटिक के अंदर लीनियर रहता है, नॉन लीनियर रहता है। लीनियर एनालिसिस के अंदर ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी रहता है, मटेरियल नॉन लीनियरिटी रहता है। ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी के अंदर पी डेल्टा एनालिसिस है, पुश ओवर है, बकलिंग है। मटेरियल नॉन लीनियरिटी के अंदर क्रीप है, श्रिंकेज है, मटेरियल स्ट्रेंथ है। इन सबको जो जो टिक किया हुआ है, इन सब चीज को पकड़ के जो आता है वो कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एनालिसिस है। इन दोनों को पकड़ के आता है पीबीडी, जो स्टैटिक वर्जन है परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइनिंग का। दूसरा डायनेमिक एनालिसिस, उसमें भी लीनियर एनालिसिस आता है और दूसरा नॉन लीनियर एनालिसिस भी आता है। लीनियर एनालिसिस के अंदर है रिस्पांस स्पेक्ट्रम, टाइम हिस्ट्री, वाइब्रेशन, मोडल एनालिसिस। रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस एंड टाइम हिस्ट्री एनालिसिस का दोनों का एक पकड़ के और एक एनालिसिस आता है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक अर्थक्वेक। टाइम हिस्ट्री एनालिसिस में भी आता है आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, FNA, विच इज फास्ट नॉन लीनियर एनालिसिस। मॉडल एनालिसिस के अंदर भी 2 टाइप है, जिसमें रिज्ड वेक्टर्स है, इगन वेक्टर्स है। डायनेमिक एनालिसिस के अंदर आता है, अब नॉन लीनियर एनालिसिस के अंदर भी रिस्पांस स्पेक्ट्रम, टाइम हिस्ट्री, वाइब्रेशन एनालिसिस एंड मॉडल एनालिसिस आता है। इन सारे चीज़ को पकड़ के और एक जो टिक किए हुए 3 चीज़ को पकड़ के और एक चीज़ आता है जो उसको बोलते हैं पीबीडी एनालिसिस, विच इज डायनेमिक वर्जन। यानी खाली एनालिसिस के लिए ये सारी चीज़ें लगती है। तो वो ये सारी चीज़ें लगती है इंडस्ट्री में, आप कुछ भी करो वो नहीं तो फिर काम बनेगा नहीं उसमें, इसके बिना। तो सॉफ्टवेयर यानी जो भी मैंने एनालिसिस बोला, ये सारे एनालिसिस उसमें आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइट इंजीनियर के साथ एक्चुअली अगर आपको आगे बढ़ना है, साइट इंजीनियर्स का बहुत ही बुरा हाल है। 10-15 हज़ार से ऊपर सैलरी बढ़ती नहीं, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना होता है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते नहीं हो तो सैलरी बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो एक जो रहता है वो सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूड रहते हैं, ऑटोकैड, आर्चिकैड, रेविट भी, रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट स्ट्रक्चर है, रेविट MEP है, नेविस वर्क्स है, कई सारे एक्चुअली स्प्रेडशीट्स है, सॉलिब्री है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स है, सिंक्रो है, काफ़ी सारे, इसकी लिस्ट भी काफ़ी सारी लंबी रहती है। दूसरा और एक है BIM कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उसमें, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, ये सारे डायमेंशंस उसके अंदर आने चाहिए। 2D यानी प्लान एलिवेशन सेक्शन, 3D यानी पर्सपेक्टिव व्यू, 4D यानी टाइम मॉडल, 5D यानी कॉस्ट मॉडल, 6D यानी एनर्जी मॉडल, 7D यानी जो आपका हॉस्पिटलाइटी या मेंटेनेंस मॉडल रहता है, एनर्जी मॉडल यानी कब एक्टिव लाइट एयर वेंटिलेशन कब रहता है, टाइम मॉडल, कॉस्ट मॉडल यानी प्लिंथ तक, फर्स्ट फ्लोर स्लैब तक कितना टाइम लगेगा, वो सारा चीज़ उसमें रहता है। तो ये BIM कॉन्सेप्ट्स ने, उसके बाद में रहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, बार चार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेट, ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए।
और फिर आपको लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना भी आना चाहिए। तो ये 4 पिलर रहते हैं भैया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। ये सारे 4 पिलर्स भी नहीं, इसमें अंदर लेबर मैनेजमेंट, टेंडर मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन, मैनेजरियल नेचर एंड डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। इस पर्टिकुलर स्लाइड को अगर आप रट लेते हो, खाली स्लाइड रटनी नहीं है, एक एक के ऊपर काम करना है। अगर उसमें अगर आपका प्रोफिशिएंसी है, प्रोजेक्ट मैनेजर, आज ही मैंने कुछ देर पहले बात की, 100 करोड़ के नीचे कोई एक कंपनी है काम ही नहीं लेती। 150-180 करोड़ के प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर का सैलरी करोड़ों में रहता है। ठीक है, तो सच में ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और आप कर भी सकते हो। डिफरेंस बिटवीन द रियल प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। कई सारे मैंने गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखे कि इस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछे थे, इस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछे थे। भैया क्या आपका दिमाग पागल हो गया है? वो क्वेश्चंस रट के आपको लगता है जॉब बन जाएगा? इतना उल्लू मत समझो एम्प्लॉयर को। तो 2 मिनट में समझ जाता है भैया रट के आया या सच में जानता है। अगर आपको ड्राइविंग चलाना आता है सच में, तो आपको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। और पीछे वाला बंदा नो, आप उल्लू नहीं बना सकते उसको। बना के दिखाओ, मेरे को ड्राइविंग चलानी आती है, बना के दिखाओ उल्लू आपको नहीं आती है और आप कुछ मिमिकिंग करके मैं ड्राइव कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ, मिमिकिंग करके कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। पीछे वाला बंदा ना 2 मिनट में समझ जाएगा। भैया लाइसेंस है, कितने साल चला रहे हो, कौन सी गाड़ी थी, 2 मिनट में पकड़ जाओगे। नहीं होगा वो। इतना उल्लू उसको मत समझो और इतने होशियार मत बनो। सच में अगर आपको उसके अंदर जाना है तो आपको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वो चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, दूसरा चारा ही नहीं है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर नॉलेज स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीज़ मैंने जो आपको बताई सॉफ्टवेयर नॉलेज है। और ये जो क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो कॉकटेल क्वेश्चंस आते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक डिजाइन करना है SAP 2000 में, बाय टेकिंग द ACI 318 कोड, बाय कंसीडरिंग सर्टन FEM कॉन्सेप्ट्स, एंड प्रोजेक्ट कौन सा है तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक। कॉकटेल क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करेंगे फिर? दूसरा क्वेश्चन है परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन आपको करना है 50 स्टोरी बिल्डिंग का फॉर द नेक्स्ट 50 years of the RCC high rise buildings, okay, by considering the CEB FIP code for long term creep, by using the software called ETABS। कैसे करोगे? ऐसे कॉकटेल क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, ये प्लेटफॉर्म्स है अलग अलग, और इसका कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन दिमाग में पक्का होना चाहिए। सिमिलरली ये प्रोजेक्ट मैंने जो साइट पे जाना चाहिए, ये डिजाइनिंग का है, ये एग्जीक्यूशन का है। तो एग्जीक्यूशन के अंदर भी काफ़ी सारे कॉकटेल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उसमें आप खाली पढ़ के रट के या कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो काम बनेगा नहीं। और एक चीज़ है, यूट्यूब वीडियो में से मेरे को समझ में आप ये भी यूट्यूब वीडियो के ज़रिए बता रहे हो, देख रहे हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब वीडियोस, ये जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स आप खाली यानी इन्फॉर्मेशन के लेवल तक ही देख सकते हो। 3 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल देखा था, एक जन ने डिलीवरी किया अपनी वाइफ का, बेटा भी मर गया और लड़का भी मर गया, माँ भी मर गई और लड़का भी मर गया। यूट्यूब देख के डिलीवरी कोई करता है अपनी बीवी का? पागल हो चुका है? पागल हो गए क्या? पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाओ, खुद को डॉक्टर बनने की सूझी है, और वो भी यूट्यूब वीडियोस के जरिए। ड्राइविंग आप यूट्यूब वीडियोस देख देख के सीख जाओगे क्या? ये जो हम लोग कुछ जो वीडियोस बनाते हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज है, ताकि आपका अवेयरनेस बढ़े, इंफॉर्मेशन बढ़े। उसका स्किल सेट से हैबिट्स के अंदर एटीट्यूड नहीं बनेगा, पक्का नहीं बनेगा। देखो भैया, आपको अगर अच्छे शेफ है तो 2 ही चीज़ बनानी है। एक तो खाना बनाना बहुत अच्छा सीखना है, और मैं खाना बनाता हूँ ऐसे 4 लोगों को,
जितना लोगों को बता सकते हो बताना है। दो ही चीज़ रहती है, एक रहता है इनोवेशन, दूसरा होता है मार्केटिंग। इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे। ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी काफ़ी सारे वीडियोस में हम लोगों ने दिया हुआ है, प्लीज़ देख लीजिए उसको। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और बहुत ही प्यारा लग गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो प्लीज़ बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग भाई बहनों के पास भेज देना, ताकि सच में उनका अपग्रेडेशन या अवेयरनेस बढ़े। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।